हेलो स्टूडेंट्स। लक्ष्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको नीट की परीक्षा की तैयारी कराने का प्रयत्न कर रहा था और उसी की श्रृंखला में मैं आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जो भी बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं वो एनसीईआरटी की किताब को कम से कम 2 बार तो अवश्य ही पढ़ें और पढ़ के उसके सभी भागों को समझने का प्रयत्न करें। चैनल पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि सभी की सभी कक्षाएं जैसे एनसीईआरटी जोन, आपको ये सभी एनसीईआरटी की जो स्टडी है ये आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी नीट की कक्षाएं उन सभी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। यूपी बोर्ड की कक्षाओं की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप सभी चीज़ें प्लेलिस्ट में पा सकते हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जा करके प्लेलिस्ट में पढ़ना चालू करिए। एक चीज़ याद रखिए, चैनल को अवश्य शेयर करें। अब यहाँ पर देखिए, समय ना व्यर्थ करते हुए मैं जल्दी से चलता हूँ और आपको लेके चलता हूँ अपने पहले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है ना, हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। अब यहाँ इस बात को समझिए कि ये जो चैप्टर कहना चाहता है, देखिए कह रहा है कि प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकते हैं। देखिए, जो जो जीवों की जीवन अवधि है वो क्या है, वो निश्चित है। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहते हैं। कह रहा है जीवों के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की यह काल उसके जीवन अवधि को निरूपित करती है। ठीक है ना, कह रहा है जो जीव है ना, जीव के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय उसकी जीवन अवधि कहलाती है। याद रखिएगा, जीवों के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं, या यहाँ पर दिखाया गया है। इसके लिए एक चित्र दिया गया है, कह रहा है चित्र 1.1। ठीक है ना, कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है, बहुत से अन्य जीवों के चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर इसके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थान में आपको उनके जीवन अवधि के बारे में लिखना है, यानी कि सभी के सभी के जीवों के जीवन अवधि के बारे में हमको लिखना है। कह रहा है चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए। उसकी जीवन अवधि का परीक्षण करना है, यानी कि देखना है कौन सा जीव कब तक जीवित रहता है। क्या यह दोनों बातें रोचक और कौतूहलपूर्ण नहीं है? ठीक है ना, कि यह अवधि कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष तक हो सकती है। मिनिमम 1 दिन तक जीव जीवित रह सकता है और कुछ हजार वर्षों तक भी जीवित रह सकता है। कारण इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। ठीक है, यानी कि कह रहा है जो जीवों के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का समय है, इसके बीच भी जीवों की जीवन अवधि सदैव ही बनी रहती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज से संबंध नहीं है ना। जो जीवन अवधि है उसका किसी का आकार और साइज से संबंध नहीं है। जैसे कौवा और तोता, ये बात को समझिए। कह रहा है जो कौवा है और तोता है के आकार में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पक्षियां दोनों ही छोटे होते हैं। ठीक है ना, फिर भी इन दोनों की जो जीवन अवधि में है उनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। याद रखिएगा, जो 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 हमारा तोता है लगभग 150 वर्ष तक जीवित रहता है। ठीक है, कौवे की जीवन अवधि लगभग 25 से 30 वर्ष तक ही होती है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है ना। पीपल का वृक्ष बहुत दिनों तक जीवित रहता है। उसकी जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं होता है। तो याद रखिएगा, आप कहते हैं ना जो अमर है ना, अमर अमर कौन है? आप कहते हैं अमर अश्वत्थामा है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा गया है ना, अमर कई लोग हैं ना हमारे पुराणों के अनुसार, लेकिन यहाँ पर देखिए कह रहा है एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर ना कोई भी अमर नहीं, यानी कि जो हमारे एक कोश की जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अमर हैं। अमर कैसे हैं? आप देखिए उसमें सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन होकर के वो नया जीव बना लेता है। ठीक है, तो पुराना जीव मरता नहीं है इस प्रक्रिया से। कह रहा है हम क्यों कहते हैं कि एक कोश की जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है? इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्यजनक नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीशीज विशाल संख्या में विद्यमान है। बहुत ज्यादा विशाल संख्या में सभी चीजें विद्यमान है। कह रहा है जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी हैं
जिनसे यह निरंतर सुनिश्चित होता है कि यहाँ हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसे जिसे हम निश्चित मानते हैं। कह रहा है यहाँ पर इस लाइन को समझनी है, कह रहा है जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी हैं जिनसे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है ना, यानी कि ये लगातार जीव बने रहते हैं, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं। तो हाँ, हम यहाँ जनन का उल्लेख करें, यानी कि वो जो प्रक्रिया है उसे हम जनन कहते हैं, ठीक है। यहाँ उस प्रक्रिया का नाम बता रहा है, उस प्रक्रिया को हम जनन कह रहे हैं। तो यही है चित्र 1.1। आप इस चित्र को देख लीजिए, यहाँ पर कई सारे जीव बने हुए हैं और उनमें देखिए सभी का जीवन काल लिखा हुआ है। तो इसमें से जिन जीवों का जीवन काल नहीं दिया गया है उन पर विशेष ध्यान नहीं देंगे, जैसे ये हाथी हो गया, गुलाब हो गया, ये कुत्ता हो गया, इन सभी के जीवन काल पर हम विशेष ध्यान नहीं देंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए, जिनका जीवन काल लिखा हुआ उनके जीवन काल को हम बहुत सुनिश्चितता से देखेंगे। जैसे तितली, तितली का जो जीवन काल है वो 1 से 2 हफ्ते का है। जो कौवा है, कौवे का जीवन काल देखिए 15 वर्ष का होता है। अब देखिए इसी का एग्जाम्पल बताया था जो कौवे का जीवन काल है। हमेशा ही कौवे के जीवन काल और तोते के जीवन काल में अंतर पूछा जाता था। और ये देखिए तोते का जो जीवन काल होता है वो लगभग 140 वर्ष का होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए मगरमच्छ का जीवन काल दिया हुआ है वो 60 वर्ष है, और कछुए का जीवन काल दिया हुआ है 100 से 150 वर्ष। याद रखिएगा सबसे ज्यादा बरगद का होता है लगभग 2000 वर्ष। अब थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, कह रहा है लाइन को समझते हुए चलेंगे और धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूटी बना करके रखिए, आप सभी समझते हुए चलिए, सभी एक एक लाइन टू लाइन हम समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है देखिए, जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानिक प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव यानी कि संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, उसमें परिपक्वता आती है, इसके फलस्वरूप नई संतति को जन्म देती है ना। इसका मतलब है, इस पे ये कह रहा है कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें देखिए जन्म होता है, वृद्धि होती है, मृत्यु चक्र होता है, ये सभी चक्र क्या होते हैं, आपस में चलते रहते हैं। जन्म, वृद्धि और मृत्यु चक्र आपस में चलते रहते हैं। कह रहा है देखिए, जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है, ठीक है ना, यानी कि लक्षणों को बनाए रखती है, निरंतरता बनाए रखती है। आप बाद में अध्याय 5 में आनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित या वंशागत होती है ना। ये वंशागत के नियम या वंशागति का आणविक आधार और वंशागति के सिद्धांत में आपको पता चलेगा। आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। जीव विज्ञानीय संसार में व्यापक विविधता पाई जाती है। कह रहा जीव विज्ञान का जो संसार, इसमें व्यापक विविधता पाई जाती है तथा प्रत्येक जीव को अपने को बहुगुणिता करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है ना। सब कह रहा जनन की अलग अलग प्रकार होते हैं। जीव किस प्रकार से जनन करता है, उसके वास ना, यानी कि जहाँ पर वो रहता है, आंतरिक शारीरिक क्रिया विज्ञान, यानी कि उसके शरीर की बनावट किस प्रकार है, तथा अन्य कई कारक सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है। अब देखिए जो जनन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है ना, जो आपको पढ़ाया गया जनन 2 प्रकार का होता है जो एक अथवा 2 प्रकार की होती है, जो एक अथवा 2 जीवों के मध्य भागीदारी पर आधारित रहती है, ठीक है ना। कह रहा है जनन जो है अकेला जीव या फिर 2 जीव मिलकर के। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, याद रखिए जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है, यानी कि युग्मक गैमीट का निर्माण ना एकल जनक द्वारा होती है, युग्मक गैमीट के निर्माण की भागीदारी के साथ तथा इसकी अनुपस्थिति में हो, तो वह जनन अलैंगिक जनन कहलाता है, ठीक है ना। यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। और कह रहा है जब 2 जनक यानी कि विपरीत लिंग वाले जनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, यानी कि नर और मादा युग्मक गैमीट में युग्मनन होता है, ठीक है ना। देखिए युग्मन का मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है ना, इस जो जिसको हम क्रॉस कहते हैं, हाइब्रिड। तो यह लैंगिक जनन कहलाता है। कह रहा नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से जो जनन होगा उसे हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। अब देखिए 2 जनन के 2 प्रकार यहाँ पर डिस्क्राइब करने का प्रयत्न किया है, और यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो प्रकार है उसको हम कह रहे हैं अलैंगिक जनन। ये पहला प्रकार है अलैंगिक जनन। देखिए इस विधि में एकल जीव, कह रहा एकल जीव, देखिए एक ही जीव होता है ना,
संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप में ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। देखिए हूबहू नकल होती है, उसकी बिल्कुल कॉपी होती है। आप कहते हैं ना जिसको क्लोन कहते हैं, क्लोन बन जाता है। क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? आकारिक तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना की गई। देखिए कह रहा है क्लोन है ना, क्लोन मतलब एक समान जीव। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव पादप तथा जीव आदि में पाया जाता है, यानी कि अपेक्षाकृत साधारण जीव यानी कि छोटे जीवों में पाया जाता है, लगभग सूक्ष्म जीवों में आदि में पाया जाता है। कह रहा है प्रजीव तथा एकल कोशिकीय जीव, जो प्रजीव होते हैं या वो एकल कोशिकीय जीव होते हैं। कह रहा है मोनेरा तथा प्रोटिस्टा। देखिए याद करिए मोनेरा तथा प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में ही एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो मोनेरा है उसमें जो एक कोशिकीय जीव होता है बिना केंद्रक वाला होता है, यानी कि एक कोशिकीय अकेंद्रकीय। और ये जो प्रोटिस्टा है इसमें केंद्रक वाला होता है, तो कहते हैं एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय। ठीक है। कह रहा है में जनन कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीव को जन्म देती है, अतः इन जीवों में कोशिका विभाजन एक प्रकार से जनन की क्रिया विधि है। ठीक है ना, कोशिका विभाजन के द्वारा जन्म होता है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विविखंडन से उत्पन्न होते हैं। द्विविखंडन यानी बाइनरी फ्यूजन, दो में टूट जाना, जिसमें एक कोशिका, देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है लेकिन अभी इन चित्रों को समझने का प्रयास करेंगे बाद में। ठीक है ना, एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है। एक कह रहा है वो प्रकार है जिसमें एक कोशिका होती है बाइनरी फिजन, दो विखंडन में क्या होती है, कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता पूर्वक वृद्धि कर जाता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि, ये सभी चीजें हैं। ठीक है ना, और इसी प्रकार से कह रहा है ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती है। अब देखिए ये अमीबा और पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। हम आपको अमीबा और पैरामीशियम में से जो भी बना हुआ है, यहाँ पर देखिए अमीबा बना हुआ है, हम अमीबा आपको डिस्क्राइब करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए अमीबा दिखाया गया है, ये पहला स्ट्रक्चर है जिसमें ये केंद्रक बना हुआ है और ये बाहरी संरचना है। हुआ क्या, ये जो बाहरी संरचना है, जो प्लाज्मोडिया, जो इसका पैरापोडिया था, ये बाहर का, ये पैरापोडिया यानी कि कूटपाद, ये जो कूटपाद था, देखिए कूटपाद थोड़े से अंदर की ओर चले जाते हैं, अंदर की ओर चले जाते हैं और ये जो केंद्रक था ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब केंद्रक दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है तो कोशिकाओं में क्या होता है, ये देखिए बीच में एक संरचना खांचे टाइप का बन जाता है और इस खांचे टाइप की संरचना से दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं, दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, ये दो संतति कोशिकाएं बन जाती हैं, ये चीज कह रहा है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं द्विविखंडन। आइए आगे देखिए, कह रहा है ईस्ट में यह विभाजन एक समान नहीं होता तो छोटी कलिकाएं बनती हैं। जो ईस्ट है उसमें छोटी कलिकाएं बन जाती हैं। ठीक है ना, जो प्रारंभ में तो जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं, ये जो होती हैं प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी होती हैं और बाद में अलग होकर नए जीव का निर्माण करती हैं और परिपक्व हो जाती हैं। इस बात को याद रखिए। ये जो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बनाया गया है, मैं यहाँ दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ये ईस्ट की कोशिका है, ईस्ट की। ठीक है ना, ईस्ट की कोशिका में देखिए ये उभार है, इसी प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। ये जो उभार है ना, इसी का नाम होता है मुकुल। ये जो प्रक्रिया है इसी का नाम है मुकुल, या फिर इंग्लिश में इसी कहते हैं बड। ठीक है, इंग्लिश में हम इसी को बड कहते हैं। और ये बड क्या होता है, बाद में डिटैच हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है और अलग होकर के यहाँ पर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ये डिटैच होता है और डिटैच होकर के ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है ना, न्यू ऑर्गेनिज्म इस प्रकार से नए ऑर्गेनिज्म को निर्मित करता है। आइए आगे देखने का प्रयत्न करते हैं। फंजाई जगत के सदस्य तथा साधारण पादप जैसे शैवाल विशेष अलैंगिक जननीय संरचनाओं द्वारा जन्म करते हैं। न इन संरचनाओं में अत्यंत ही सामान्य संरचनाएं अलैंगिक चल बीजाणु हैं। चल बीजाणु देखिए, चल बीजाणु यानी कि जू स्पोर जिसमें फ्लैजिला पाया जाए, ऐसा स्पोर, ऐसा बीजाणु, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील रचनाएं होती हैं। अन्य सामान्य अलैंगिक जनन रचनाएं कोनिडिया, कलिका तथा जैम्यूल होती हैं। कुछ कोनिडिया है, कुछ कलिका है, कुछ
जैन्यूल कुछ जैम्यूल है, जैम्यूल स्पंजों में ये बताने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार से सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ देखिए कुछ चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास किया है। कलिका हाइड्रा में भी इसने दिखाया है, यानी कि बर्ड, ये देखिए बर्ड की संरचना को इसने हाइड्रा में भी दिखाने का प्रयत्न किया है। इसी प्रकार से देखिए जो स्पोर दिखाया गया है, ये जो शैवाल है ना, शैवालों में ये जो स्पोर दिखाने का प्रयत्न किया है, तो ये शैवाल है। और यही फंजाई में देखिए विभिन्न प्रकार के स्पोर को बनाया है और इसको क्या कहा है, इसको इसने कोनिडिया नाम दिया है। ऐसे ही आगे चलकर देखिए ये अमीबा का ये जो द है ना, स्पंज में ये क्या कर रहा है, नए नए स्पंज बन रहे हैं। स्पंज के अंदर से नए नए स्पंज बन रहे हैं, जो स्पोर बन रहे हैं, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। आगे देखिए जो अगला है, देखिए कक्षा 11 में आपने पादपों के कायिक जनन के बारे में अवश्य ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो 11th में देखिए, 11th में मैंने आपको पढ़ाया है कि कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या क्लोन शब्द कायिक जनन संतति के लिए उपयोग है? जी हाँ, ये उपयोग है। जब जंतुओं तथा अन्य साधारण जीवों में अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया जाता है तो इसको निरंतर किया जाता है। देखिए पादपों में इसी को हम कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। पादपों में कायिक प्रवर्ध की इकाई जैसे ऊपरी भूस्तरी यानी कि ऊपर की ओर जो तना ऊपर की ओर ग्रो करे पृथ्वी धरती पर और ऊपर ही ओर रहे, यानी कि ऊपरी भूस्तरी। दूसरा प्रकंद है, प्रकंद, ठीक है ना, शकरकंद, बल्ब भूस्तरी ऑफ ना, इस प्रकार की सभी संरचनाएं हैं। सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखती है। ये संरचनाएं कायिक प्रवर्ध कहलाती है, यानी कि ऐसी संरचना, पौधों की ऐसी संरचना जिसमें नए पादप बनाने की क्षमता, उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध कहते हैं। देखिए कायिक प्रवर्ध, ये शब्द याद रखिएगा, प्रोपेग्यूल्स इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्ध। चूंकि इन संरचनाओं के निर्माण में दो जनक भाग नहीं लेते हैं, अतः यह अलैंगिक जनन ही है। तो ये कहने का प्रयास कर रहा है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये एक प्रकार का कायिक जनन ही है। यहाँ पर कई प्रकार के कायिक जनन दिखाए गए हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, ये देखिए राइजोम है, ये राइजोम यानी कि ऊपर भूस्तरीय तना, और यहाँ पर ये अंडरग्राउंड स्टेम है। अंडरग्राउंड स्टेम यानी कि ट्यूबर है ये। तो ट्यूबर, ये आलू का ट्यूबर है जिसको कंद कहते थे, ठीक है ना, ये प्रकंद है। और यहीं पर देखिए कुछ है, ये जो घनकंद है। और अब यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी, ये भूस्टारिका मतलब कि ये देखिए ये जमीन के नीचे किनारे किनारे पर ही ग्रो करेगा और फिर से ऊपर की ओर ग्रो करेगा, इसके बाद एक और आएगा। तो इस प्रकार से ये भूस्टारिका है, ठीक है ना। ये हसिया सिंध नामक पौधा है। यहाँ पर हम यहाँ से इस पौधों का नाम भी देख सकते हैं। आगे देखिए आपने यहाँ पर अलग से पढ़ाया होगा, एक पादप होता है ब्रायोफिलम, ठीक है ना। ब्रायोफिलम में ये देखिए अलग से किनारे पर ब्रायोफिलम, यानी कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा अजूबा, अजूबा कोई कह रहा है ये। यहाँ पर देखिए किनारे किनारे पर, ये देखिए पत्तियों के किनारे किनारे पर नई नई जड़ें निकल आती हैं जिनसे नए नए पादप बन जाते हैं। इस प्रकार से इसी प्रक्रिया को कहते हैं, यानी कि पादपों के कायिक भाग से अगर नए पौधों का निर्माण हो रहा है तो इसी प्रक्रिया को हम कायिक प्रवर्ध कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। मुझे लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए अगर आप गौर कर रहे हैं तो, और अगर आप गौर नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़िए। इसका मतलब आप तैयारी करना नहीं चाहते हैं। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो इसमें लगे रहें, ठीक है ना। जो जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद ऊंचे आसमान का। तो अगर आपने ऊंचे उड़ान का हौसला बनाया है तो आसमान, अगर आपने ऊंचे उड़ान का हौसला बनाया तो आसमान के कद को देखकर डरना नहीं है, हमें आगे बढ़ते ही रहना है, कोई ना कोई तरीका मिल जाएगा, डरना नहीं है बस। आगे देखिए, आपने निश्चित तौर पर जलाशयों की महाविपत्ति यानी कि वाटर हाइसिंथ अथवा बंगाल के आतंक के बारे में पढ़ा होगा। बंगाल का आतंक यानी कि बंगाल फेमाइन, ठीक है ना। वहां पे आलू की बहुत बड़ी कमी हो गई थी, उसी की बात कर रहा है, बंगाल फेमाइन के बारे में अवश्य सुना। यदि कुछ भी नहीं बल्कि जलीय पादप वाटर हाइसिंथ है तो ठहरे जल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला खरपतवार है, ठीक है ना। यह जल से ऑक्सीजन खींच लेता है सबसे ज्यादा। ये जो हाइसिंथ है, हाइसिंथ ये क्या करता है, ऊपर ऊपर जल के ऊपर ऊपर बनता है और क्या करता है, ये जल से क्या करता है, सभी के सभी ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप मछलियां मर जाती हैं।
आप इसके बारे में और अधिक अध्याय 13 और 14 में पढ़ेंगे। आपको जानकर रोचक लग सकता है कि इस पादप का भारतवर्ष में आगमन मात्र इसमें सुंदर आकार के पुष्प तथा पत्तियों के कारण हुआ। देखिए, यद्यपि यह कायिक प्रवर्ध द्रुत गति कर सकता है और अल्प समय में ही संपूर्ण जलाशय पर फैल सकता है और अपने आसपास के जलाशय को ढक लेता है, ऐसे छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। ठीक है। कहने का मतलब है इसकी जो ग्रोइंग रेट है, ठीक है, वो बहुत अधिक होती है, उगने की जो क्षमता होती है। क्या आप इस तथ्य से परिचित हैं कि आलू, गन्ना, केला, अदरक, डहेलिया जैसे पादपों की खेती किस प्रकार से की जाती है? क्या आप आलू के कंद पर स्थित कलिका, जिसे आग भी कहते हैं, और केले तथा अदरक के प्रकंद में नन्हा सा पादप निकलता हुआ देख सकते हैं? ये तो सभी ने लगभग लगभग देखा ही होगा। जब आप ध्यानपूर्वक उपयुक्त सूचीबद्ध पादपों में से विकसित होने वाले पादपों पादपों यानी कि प्लांटलेट्स, जो नया नया पादप निकलता है उसी को प्लांटलेट्स कहते हैं, की उत्पत्ति स्थानों का निर्धारण करने का प्रयत्न करेंगे, तब आप पाएंगे कि अधिकतर इन पादपों में रूपांतरित स्तंभों में उपस्थित पर्व संधि, ठीक है ना, याद रखिए पर्व संधि यानी कि नोड से उत्पन्न होता है। ठीक है, दो चीजें होती है, नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधि ना। पर्व संधि जहां पर जुड़ा हो और उसके बीच का भाग पर्व कहलाता है। जब यह पर्व संधि नमी युक्त मृदा अथवा जल के संपर्क में आती है तो इसके मूल यानी कि जो रूट्स हैं नए पादप उत्पन्न करते हैं। ठीक इसी प्रकार पत्थर चटा यानी कि वही ब्रायोफिलम की पत्तियों में कटे किनारे उपस्थित एडवेंटिशियस या ये देखिए एडवेंटिशियस मतलब कि एडवेंशियस को ही लिख रहा है ये, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया है अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। माली लोग तथा किसान पादपों के इस गुण सामर्थ्य का पूरा लाभ उठाते हुए ऐसे पादपों को बड़े पैमाने पर प्रवर्ध करते हैं, या ठीक है, यानी कि इनकी खेती की जाती है, उगाया जाता है। ध्यान देने योग्य एक रोचक बात यह है कि अपेक्षाकृत साधारण जीवों में अलैंगिक जनन ही जनन की सामान्य विधि है। ठीक है ना, इन सभी प्रकार के आपने गन्ना बोते हुए देखा होगा, जो गन्ना बोया जाता है, जो शुगर केन बोया जाता है, वो देखिए सदैव ही स्टेम ही लगाया जाता है, ये सामान्य विधि है। जैसे कि शैवाल तथा फंजाई और ये प्रतिकूल परिस्थितियों के आरंभ होने से पूर्व जनन की लैंगिक विधि की ओर बढ़ने लगती है। यह पता करें कि किस प्रकार लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों में इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करती है। ठीक है, इन जीवों को जीवित रहने में सहायता करती है। लैंगिक जनन ऐसी परिस्थितियों में सफलतापूर्वक क्यों संपन्न होती है? क्योंकि वो अनुकूल परिस्थितियां हैं। उच्च श्रेष्ठ के पादपों में दोनों विधियों यानी कि अलैंगिक कायिक तथा लैंगिक द्वारा जनन देखा गया है। दूसरी ओर अधिकांश जंतुओं में जनन की केवल लैंगिक विधि देखी गई है। तो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार की जनन विधियां होती हैं। तो ये हुआ हमारा पूरा अलैंगिक जनन। अब देखिए दूसरा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले, ठीक है ना, यानी कि एक मेल होगा, मेल का साइन है वो कुछ इस प्रकार का है, एक गोला और ये उस पर तीर, ये मेल का साइन है और इसके नीचे ये फीमेल का निशान है। ठीक है, कह रहे तो अभिमुख यानी कि अलग अलग, एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा। ठीक है ना, लिंग वाले जीव द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमेट का निर्धारण किया जाता है। गैमीट का निर्धारण शामिल है। यह युग्मक आपस में ही मिलकर युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है ना, इस प्रक्रिया में नया जीव बनता है। यह अलैंगिक जनन के तुलना में एक विस्तृत, जटिल या और धीमी प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन जितनी ही तीव्र प्रक्रिया है उतनी यह धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में समरूप नहीं होती है। कहने का मतलब है जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो अपने जनकों के बिल्कुल समान होती हैं, यानी कि क्लोनिंग होती हैं। ये क्लोन नहीं होती है, जो लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतानें क्लोन नहीं होती हैं। पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे
जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि यह बाह्य आकार की आंतरिक रचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है, परंतु जब यह लैंगिक प्रक्रिया एक दूसरे के निकट आते हैं, ठीक है ना, जब ये लैंगिक प्रक्रिया में एक दूसरे के निकट आते हैं, वह ऐसे पैटर्न को अपनाते हैं, यानी कि अलग अलग एक नर युग्म बनता है, एक मादा युग्म बनता है। यह आश्चर्य की बात है, ठीक है ना। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों में सामान्य है। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था में ही परिपक्वता तक पहुंचते हैं, ठीक है ना, परिपक्व होने के बाद, यानी कि युवा अवस्था में ही। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोरावस्था कहलाता है, ठीक है ना, यानी कि टीनेजर एज किशोरावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। यह देखिए, पादपों में इसी प्रावस्था को क्या कहते हैं, हम कायिक प्रावस्था कहते हैं। यह प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग अवधि की होती है। कायिक प्रावस्था, किशोरावस्था कायिक प्रावस्था के समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। इस का आरंभ है प्रावस्था को उचित उचित पादप में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उसमें पुष्प आने लगते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि के पेड़ पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है। कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है तथा अंतर पुष्पन की अवधि को हम क्या कहेंगे, किशोरावस्था या वयस्कावस्था। कोई बात नहीं है, यहाँ पर अंतर पुष्पन की अवस्था यानी कि पुष्प बनने की अवधि को कह रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप, किशोरावस्था कह सकते हैं या फिर वयस्कावस्था, ठीक है। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, मौसमी होते हैं, उसी मौसम में इसमें फल लगते हैं। क्या कुछ पादप ऐसे भी मिलते हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है तथा कुछ कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे पादप हैं। पादप वार्षिक, द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। देखिए, कह रहा है वार्षिक, द्विवार्षिक, ठीक है ना, एक वर्षीय, द्विवर्षीय किस्मों के होते हैं। और यह सभी स्पष्ट कायिक जनन तथा जीर्याम प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं तथा बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है ना। बहुवर्षीय पादप में जैसे याद करिए, बहुवर्षीय पादप, जैसे कि आप याद करिए बांस, है ना, बांस को याद कर लीजिए, एक गन्ना भी होता है। और यह सभी स्पष्ट कायिक जनन तथा जीर्याम को प्रदर्शित करते हैं, परंतु बहुवर्षीय जातियों और प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ, जैसे बांस की जाति के पादप, अपने पूरे जीवन काल में सामान्य में से देखिए 50 से 100 वर्षों के बाद ही केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। जो बांस की प्रजाति होती है, अभी एग्जाम्पल बताया ना। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। बांस एक ही बार में सूख जाता है। तथा अन्य पादप जैसे स्ट्रोबिलैंथस ना, कुनियाना, जिसको हम कहते हैं नीला कुरेंजी, 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। देखिए, ये 12 वर्षों में। आप में से अधिकांश यह जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर अक्टूबर 2006 में दौरान इतने पुष्प पैदा किए जिसके परिणामस्वरूप केरल, कन्नड़ तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का कालीन सा बिछा दिखाई पड़ता है ना। जो केरल वगैरह में देखिए, हमेशा वहां पे जो कालीन बिछा दिखाई पड़ता है कलरफुल फ्लावर का, वो यही है। जिस दृश्य से सैनालियों की एक समाप्ति उसके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उसकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था की विविध अवधि होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ही मानव जनन में पढ़ाएंगे, जिससे जनन परिपक्वता का पता लग सके। आप सभी इन सभी बातों को ध्यान देते हुए चलिए। इसके आगे मैं आपको ऑनलाइन लेक्चर जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लेक्चर को भी देखिए। ये चैप्टर, इसके जो मुख्य बातें हैं वहां से ऑनलाइन लेक्चर से आपको अधिक समझ में आने वाली है।
प्राणियों में उदाहरणतः पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं, है ना? पक्षियों की बात कर रहा है, क्या वर्ष भर अंडे देते हैं अथवा क्या वह किसी मौसम संबंध की घटनाक्रम। मेढक और जो छिपकली है में प्रायः प्रक्रिया कैसी होती है? आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम आने पर ही अंडे देते हैं। देखिए पक्षी जो होते हैं वो वर्ष भर अंडे नहीं देते हैं, विशेष मौसम में। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने पर पक्षी जैसे कि कुक्कुट फार्म और वर्ष वर्ष भर अंडे देने की क्षमता है। मुर्गी की बात कर रहा है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इसके बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए क्या किया जाता है ना। यानी कि ये जो अंडे होते हैं वो अनिषेचित अंडे होते हैं, निषेचित अंडे नहीं होते हैं। ये बात कहने का ये प्रयत्न कर रहा है। आगे देखिए, जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता के चक्रिक और सहायक वाहिका और हार्मोन परिवर्तन आने लगते हैं। यानी कि अलग अलग प्रकार से हार्मोन उत्सर्जित होते हैं और शारीरिक परिवर्तन होता है। नॉन प्राइमेट स्तनधारी जैसे गाय, भेड़, चूहा, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं जिन्हें मध चक्र कहते हैं। ठीक है ना। जबकि प्राइमेट जैसे बंदर, एप्स तथा में ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। अधिकांश स्तनधारियों विशेषकर जो प्रकृति के वो वनों में रहते हैं अपने जन्म प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं। इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं। यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहें, परंतु वृद्धि होने का क्या अर्थ है? प्रजनन आयु की समाप्ति को जड़ता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जाता है। शरीर में जीवन की अवधि अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचय का मंद हो जाना, जो मेटाबॉलिक रेट है वो लो हो जाता है, अक्सर वृद्धों में होने लगते हैं। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है, धीरे धीरे मृत्यु हो जाएगा। ठीक है ना। इसी की बात कर रहा है। जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। पादप तथा प्राणी दोनों में ही तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती हैं। लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं परिपक्वता अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ही सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता पाई जाती है। यानी कि सभी की जन्म प्रक्रिया में लगभग समानता पाई जाती है। ठीक है। जो मूलभूत प्रक्रिया होती है वो समान होती है, नरथा मादा युग्मकों का संलयन। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती हैं। ठीक है ना। यानी कि जो सेक्सुअल ऑर्गन है उसकी बात कर रहा है, ये सभी में अलग अलग प्रकार के होते हैं। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद भी जीवों में लैंगिक जनन की घटनाएं एक नियमित क्रम में अनुपालन करती हैं। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर तथा मादा द्वारा उत्पन्न किए गए युग्मन मतलब जोड़ना, युग्मकों का जोड़ना अथवा युग्मन निषेचन तथा भ्रूणोद्भव। ठीक है ना। निषेचन होगा, निषेचन के बाद क्या होगा? भ्रूणोद्भव बनेगा, भ्रूण बनेगा, उसका विकास होगा, द्वारा विशिष्टीकृत होता है। सुविधा के लिए एक क्रमबद्ध घटनाओं को तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं निषेचन पूर्व, निषेचन तथा निषेचन पश्चात में विभाजित किया जाता है। देखिए तीन प्रावस्थाओं में बांटता है ये जो लैंगिक जनन है उसकी प्रावस्थाओं को तीन भाग में बांटता है। कहता है निषेचन पूर्व प्रावस्था, दूसरा है निषेचन तथा निषेचन पश्चात प्रावस्था। मैं प्रयास करता हूँ कि इस प्रावस्था के रूप में आपको सभी चीजें ना पढ़ाकर एक सीरियल वाइज पढ़ाया जाए। फिर भी यहाँ देखिए, यानी कि निषेचन से पहले की प्रावस्था, निषेचन पूर्व अवस्था, फिर निषेचन के बाद की अवस्थाएं, वो चीज कह रहा है। इसके अंतर्गत देखिए निषेचन पूर्व घटना, कह रहा है निषेचन की पूर्व घटनाओं में क्या होता है? युग्मकों का संयोजन होता है और पूर्व सारी घटनाएं सम्मिलित होती है। निषेचन प्रक्रिया की दो प्रमुख घटनाएं होती है, जैसे युग्मक जनन तथा युग्मक का स्थानांतरण। यही दो मेन घटनाएं मैं कह रहा है। जो निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाओं में ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको हमेशा याद करिएगा। निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या है? युग्मक जनन है पहला और दूसरा है युग्मक का स्थानांतरण। ये दोनों मेन बात है।
इसमें से देखिए दोनों को डिस्क्राइब करने का प्रयास कर रहा है युग्मक जनन। जैसा कि आप जानते हैं युग्मक जनन नर तथा मादा में दो प्रकार के युग्मकों की गठन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, यानी नर युग्मक का बनना, मादा युग्मक का बनना। युग्मक एक प्रकार से आगुणित कोशिकाएं होती हैं जो कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने के लिए तथा एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, ठीक है ना। इसी कारण यह समयुग्मकी होते हैं। जब युग्मक दोनों नर तथा मादा युग्मक समान होते हैं तो समयुग्मकी कहलाएंगे, क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर तथा मादा युग्मक के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए युग्मक समान है, ये देखिए दोनों के दोनों युग्मक एक समान है, ठीक है। एक को हम नर युग्मक कहेंगे, एक को मादा युग्मक कहेंगे, लेकिन इन दोनों में ही कोई अंतर नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम समयुग्मकी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है अधिकतर लैंगिक प्रजनक वाले जीवों द्वारा आकारिक रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं ना। विषम युग्मक यानी कि अलग अलग प्रकार के युग्मज, ठीक है। ये है विषम युग्मज का निर्माण यहाँ पर दिखाया गया है। एक युग्मज दूसरे प्रकार का और दूसरा युग्मज दूसरी प्रकार का। यहाँ पर देखिए जो पहला युग्मज, जो ये अंड कोशिका है वो गोलाकार दिखाई गई है और इसके अलावा स्पर्म दिखाया गया है। ये मानवों के जनन की बात की जा रही है, यहाँ पर मानव जनन की बात की जा रही है। कह रहा है अधिकतर लैंगिक प्रजनक जीवों द्वारा आकारिक रूप से स्पष्ट दो प्रकार का होता है, विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मक को पुमड़ु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंड या डिंब कहते हैं। इस प्रकार से समझिएगा, डिंब या अंड। जीवों में लैंगिकता, है ना। जीवों में लैंगिकता सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मक में युग्मनन होता है, परंतु यह सदा के लिए एक सत्य तथ्य नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान विभिन्न समष्टियों, ठीक है ना, अलग अलग होना चाहिए मेल तथा फीमेल गैमेट के, परंतु यह सत्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरण को स्पष्ट करेंगे तो निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं। यद्यपि पादपों में इसके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन रचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों यानी कि नर व मादा जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना, द्विलिंगी कहते हैं, ठीक है ना। ये कह रहा है नर तथा मादा युग्मक अलग अलग पादपों में यानी कि एक ही प्राणी में नहीं बन सकते, वो एक ही प्राणी में हो सकते हैं और अलग अलग भी, ठीक है ना। यानी कि उभयलिंगी पादप या जंतु की बात कर रहा है। अथवा जब यह, इसको इंग्लिश में हार्माफ्रोडाइट कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उभयलिंगी, द्विलिंगी या हार्माफ्रोडाइट सभी एक ही शब्द हैं। अथवा जब यह भिन्न पादपों की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभयलिंगाश्रयी तथा समशैलसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। कहता है उभयलिंगी, एक लिंगी और उभयलिंगी उल्लेखित करते हैं। एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलस शब्द का प्रयुक्त किया जाता है। विषम थैलस यानी अलग अलग थैलस। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करने वाला। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभयलिंगाश्रयी नर-मादा दोनों हो सकता है और इस समय पैदा होने वाला पुष्प एक लिंगी द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करता है। उभयलिंगा, ठीक है ना। वो ये चैप्टर नंबर 2 में आपको मतलब चैप्टर नंबर 2 में, इसके अगले वाले चैप्टर में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये पुष्प के संरचनाओं की बात कर रहा है, तो ये अगर आपने पुष्प की संरचना पढ़ी है तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि आपको ये संरचना नहीं समझ में आ रही है तो इसके लिए आप अगले चैप्टर का इंतजार करिए, उस चैप्टर को पढ़िए। जबकि उभयलिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कौन सा, कुकुरबिटा है, नारियल वृक्ष है, ठीक है ना, पपीता है। पपीता एक लिंगाश्रयी होता है, पपीता तथा खजूर को ये एक लिंगाश्रयी कहेंगे, ठीक है ना। उन युग्मकों के प्रकार को लिखो जो पुंकेसर एवं स्त्री के केसर के द्वारा बनता है। तो अगले चैप्टर में ये बात हम आपको लिखा देते हैं। इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है, सभी प्राणियों की प्रजातियों में व्यष्टि में नर अथवा मादा एक लिंगी होते हैं, ठीक है ना। अथवा जिनमें दोनों लिंग एक साथ पाए जाते हैं उन्हें दो लिंगी कहते हैं, जैसे केचुआ। आप संभवतः अनेक एक लिंगीय प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केचुए, स्पंज, टेपवर्म तथा जोंक, इस बात को समझिए,
द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। एक उदाहरण याद रखिएगा आप, स्पंज याद रखिएगा, टेपवर्म याद रखिएगा, जोक याद रखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से सारी यादों को याद रखिएगा। द्विलिंगी प्राणियों में प्रारूपिक उदाहरण है नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगी यानी द्विलिंगी प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा एक लिंगेशयी प्राणी का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे एक और बता रहा है तिलचट्टा। आप पपीता और कनेर भी याद रख सकते हैं पादपों में, ठीक है ना, पादपों में जो एक लिंगाश्रयी होती है। यहाँ पर देखिए आपको कछुए की संरचना दिखाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पर कछुए की संरचना दिखाई रही है। यहाँ पर देखिए एक शैवाल दिखाया गया है। शैवाल, इस शैवाल को हम कारक कहते हैं। इसमें देखिए ये नीचे वाला ये जो गोलाकार संरचना है ये नर युग्मक यानी पुंधानी बनाता है, यानी कि नर का लैंगिक अंग है, और यहीं पर मादा लैंगिक यानी कि उभयलिंगी पादप है, ठीक है ना। यहीं पर देखिए जो उभयलिंगी जंतु है वो केचुआ दिखाया गया है, देखिए नीचे की ओर अंडाशय दिखाया गया है और ऊपर की ओर वृषणकोश है। और एक बात याद रखिएगा, कछुआ उभयलिंगी अवश्य है, लेकिन जो जननांग है उनका परिपक्वन अलग अलग समय पर होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक लिंगेश्वरी पादप बना हुआ है, ठीक है, थैलस बना हुआ, ये अलग से कुछ थैलस बने हुए, ये देखिए ये ब्रायोफाइटा है, और ब्रायोफाइटा में देखिए ऊपर की तरफ स्त्री धानी बनी है और देखिए ये अलग से पुंधानी। तो ये अलग अलग थैलस का जिक्र किया जा रहा है, और ये मार्केंसिया का थैलस है। इसी प्रकार यहाँ देखिए तिलचट्टे की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर तिलचट्टे का एग्जाम्पल दिखाया गया है, और यहाँ पर पुष्प की संरचना दिखाई गई है, जिसमें देखिए दोनों ही पुंकेसर भी है और अंडक भी है। तो इस प्रकार से ये दो लिंगाश्रयी एक लिंगाश्रयी अलग अलग प्रकार के जीवों को दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अब यहाँ पर देखिए सारणी में अर्धसूत्राणुओं क्रोमोसोम में यानी कि द्विगुणित गुणसूत्रों के कुछ अवस्था में संख्या रिक्त स्थानों को भरें। इसमें देखिए कुछ रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों को आपको भरना है। कौन कौन सा है, तो इसका जो हम हल करवाएंगे, अभी इसका मैं हल भी अपलोड कर दूंगा आप सभी के लिए। तो उस हल में मैं इसको आपके लिए सॉल्व करवा करके अपलोड कर दूंगा। मैं जहां पर एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा, मैं सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगा, उसमें ये सारणी भी आप में अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ आगे बढ़िए, कह रहा है युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार के होते हैं जो नर तथा मादा कहलाते हैं। युग्मक आगुणित होते हैं, चाहे जनक जिससे वह उत्पन्न हुए हो वह आगुणित अथवा द्विगुणित ही क्यों न हो। न जनकों से युग्मकों का कोई मतलब नहीं है। तो जनकों से जब भी युग्मक बनेगा, युग्मक सदैव ही आगुणित अवस्था में होता है, ये बात ये स्पष्ट कर रहा है। आगे देखिए, कह रहा है बहुत से जीव जिनका कहाँ गया युग्मक उत्पन्न करते हैं, क्या इसका अर्थ है कि जो जीव आगुणित होते हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन कभी भी संपन्न नहीं होता। शैवाल का जीवन चक्र के चार्ट को ध्यान से देखें जिसमें आपने कक्षा 11 में देखा था, उपर्युक्त उत्तर मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर होता है, लेकिन एक अवस्था आती है जब दोगुणित बन जाता है। मैं कह रहा हूँ बहुत से जीवों जिसका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइटा में है वह आगुणित पादप काय होते हैं। वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य जाति शामिल है उसकी जनकीय काय द्विगुणित होती है ना। जो जो जनकीय काय है वो यानी कि जनकीय बॉडी, पेरेंटल बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, वो द्विगुणित होती है। यह स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है जहां द्विगुणित काय आगुणित युग्मकों को उत्पन्न करता है। द्विगुणित जीव में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से होकर गुजरती है। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्र केवल एक सेट यानी कि एक ही गुणसूत्र नियमित हो जाते हैं। 1.1 को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तथा जीवों में द्विगुणित एवं आगुणित सूत्रों की संख्या भरें। क्या आपको यहाँ अर्धसूत्री कोशिका, अर्धसूत्रता 2n और युग्मकों के गुणसूत्र यानी कि n के बीच में कोई संबंध दिखाई पड़ता है। देखिए ये कह रहा है अर्धसूत्रता को यानी कि 2n द्विगुणित के पीढ़ी कह रहा है और गुणसूत्रता को n कह रहा है। तो याद रखिएगा द्विगुणित जो आगुणित है, आगुणित को हम गुण सूत्र भी कहते हैं। आगुणित को हम क्या कहते हैं, गुण सूत्र। और अर्धसूत्राणु क्या किसे हम कहते हैं, 2n संरचना को कहने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। आगे पढ़िए,
आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अब देखिए युग्मक स्थानांतरण, जो पहली प्रक्रिया से युग्मक निर्माण, तो युग्मक के बारे में बता रहा है, अब युग्मक स्थानांतरण के बारे में बताएगा। इसके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे के निकट आते हैं निकट, ताकि निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके, सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। क्या आपको कभी भी आश्चर्य नहीं होता है कि युग्मक आपस में कैसे मिलते हैं? अधिकतर जीवों में युग्मक चलनशील तथा मादा अचलनशील होती है। ठीक है ना, कह रहा है नर युग्मक जो होता है वो चलनशील होता है, मादा युग्मक अचलनशील होता है तथा स्थानबद्ध होते हैं। कुछ फंजाई और शैवाल में असाधारण रूप से दोनों किस्मों के युग्मक चलनशील होते हैं। इन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, जिनसे होकर नर युग्मक गति करता है। ठीक है ना, अधिकांश साधारण पादप जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा में जल के माध्यम से ही ये संपन्न होता है, जिससे होकर युग्मक का स्थानांतरण होता है। वो माध्यम क्या होता है? जल होता है। नर युग्मक की एक बहुत बड़ी संख्या यद्यपि मादा युग्मक तक पहुंचने में असमर्थ होती है। यद्यपि परिवहन के दौरान नर युग्मकों की हानि को पूरा करने के लिए नर युग्मक मादा युग्मकों की तुलना में कई हजार गुना अधिक संख्या में पैदा होता है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा नर युग्मक बहुत ज्यादा बनते हैं सदैव ही। बीजीय पादपों में परागकण नर युग्मक के वाहक रूप में कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है ना, वाहक रूप में कार्य संपन्न करते हैं। जो परागकण होते हैं, परागकण वो नर युग्मक का वाहक होता है, यानी प्रथम कोशिका होती है, तथा अंडक में अंड होता है। परागकण परागकोश में उत्पन्न होते हैं, अतः निषेचन संपन्न होता है। उससे पहले ही यह परागकण वर्तिकाग्र में स्थानांतरित हो जाने चाहिए। द्विलिंगी में स्वतः ही निषेचनीय पादप जैसे मटर परागकणों वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण अपेक्षाकृत सरल होता है। कह रहे तो द्विलिंगी पादप होते हैं उसमें आसान होता है, ठीक है ना, क्योंकि मेल और फीमेल पार्ट एक में ही होता है। क्योंकि इनमें परागकोश वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट स्थित रहते हैं। परागकण जैसे ही झंडे लेते हैं तुरंत बाद यह वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। परंपरागणित या पर परागित, ठीक है ना, पर परागित पादपों में जिसमें एक लिंगाश्रयी पादप शामिल है, विशिष्ट घटनाक्रम होती है, जिसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है ना, में वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण सुगमता पूर्वक संपन्न हो जाता है। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होते हैं अथवा परागनली नर युग्मक को लेते हुए अंडा बनाती है। ये चैप्टर नंबर 2 में आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें से कह रहा है जो युग्मक होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। एक लिंगाश्रयी प्राणियों में चूंकि नर मादा युग्मक विभिन्न वष्टियों यानी कि जीवों में बनते हैं, ऐसे जीव को युग्मक के स्थानांतरण के लिए विशेष प्रकार की क्रियाविधि विकसित करनी पड़ती है। लैंगिक जनन में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण तथा युग्मकों का साथ साथ रहना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए कई प्रकार का युग्मक बताया है। ये कह रहा है युग्मक का संलयन हो रहा है, युग्मक के संलयन के बाद जो बनता है उसमें हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज से नया जीव बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ ये अगली जो प्रक्रिया है वो है निषेचन। लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोचक घटना संभवतः युग्मन है, यानी कि निषेचन। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन यानी कि साइनगैमी कहलाती है। देखिए युग्मक संलयन को ही हम साइनगैमी कहते हैं। इस शब्द को भी याद रखना आवश्यक है, साइनगैमी। ये साइनगैमी शब्द आवश्यक है आप सभी के लिए। युग्मक संलयन को ही हम साइनगैमी कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप साइनगैमी कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए फर्टिलाइजेशन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। यद्यपि युग्मक संलयन शब्दों का प्रयोग बहुधा होता है, हालांकि ये एक दूसरे के पूरक है, यानी कि ये दूसरे क्या है? ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। परंतु तब क्या होगा यदि युग्मक संलयन संपन्न ही ना हो। हालांकि कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स में मधुमक्खियां और यहाँ तक कि कुछ छिपकलियों तथा पक्षी, टर्की आदि में बिना निषेचन अर्थात युग्मक के ही युग्मनज के विकास होता है, ठीक है ना। मादा युग्मक नए जीवों का निर्माण हेतु विकसित होने लगता है। इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं।
ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। मैंने आपको पार्थेनोजेनेसिस पढ़ा रखा है। देखिए एक बात यहाँ पर समझिए, कह रहा है कुछ छिपकलियों में नहीं होता है, कुछ छिपकलियों में होता है। ये बात समझ जाइएगा। इसको आनिषेक जनन नहीं कहते हैं जो छिपकली की पूंछ कट जाती है। ठीक है, छिपकली की पूंछ को जनन ही नहीं कहते हैं, क्योंकि जनन में नए जीव का निर्माण होता है। छिपकली की पूंछ से किसी भी प्रकार के जीव का निर्माण ही नहीं होता है, अतः वो जनन ही नहीं है। यहाँ पर देखिए, अधिकतर जलीय जीवों में कैसे अधिकतर शैवालों तथा मछलियों में, यहाँ तक कि जलचर प्राणियों में युग्मक संलयन बाहरी माध्यम जल अर्थात जीवों के शरीर के बाहर संपन्न होता है। यानी कि देखिए जीव के शरीर के बाहर जल में संलयित होता है, जलचर में, मेढक में देखिए इस प्रकार के युग्म संलयन में बाह्य निषेचन होता है। ठीक है ना, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीव दो लिंगी में व्यापक समकालीनता प्रदर्शित करते हैं या समकाल पक्वता जिसको कहते हैं, तथा बाहरी माध्यम जल युग्मक संलयन के अवसर को बढ़ाने के लिए काफी संख्या में युग्मक निर्मुक्त करते हैं। ऐसा बोनीफिश या और मेढक में होता है, जहां भारी संख्या में संतानें पैदा होती हैं, परंतु इनमें सबसे बड़ी कमी यह है कि इनकी संतानें शिकारियों का शिकार होने जैसे नाजुक स्थिति से गुजरती हैं। ठीक है ना, जो मछलियां होती हैं, मछलियां इनको इनको काफी ज्यादा खा जाती हैं और वयस्क होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिम पूर्ण होती है ना। कब मछलियां खा जाए कोई भी भरोसा नहीं होता, ठिकाने नहीं होता है। बहुत सारे स्थलीय जीव जैसे कि फंजाई, उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी एवं अधिकतर पादप, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जीव शरीर के भीतर संपन्न होता है। अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाती इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो निषेचन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, ठीक है ना, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, ये बात यहाँ पर बता रहा है। इन सभी जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहां पर वह नर युग्मक से संलयित हो जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीव में नर युग्मक चलनशील होते हैं तथा उन्हें अंडे के साथ युग्मन करने के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। इस प्रक्रम हेतु शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। उनकी संख्या विशाल होती है, परंतु जो अंडे उत्पन्न होते हैं उनकी संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। बीजीय पादप में यद्यपि आचलनशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुंचते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो अंड कोशिका होती है वो एक ही बनती है, लेकिन जो परागकण होते हैं वो बहुत सारे बनते हैं। तो वही कह रहा है नर युग्मक बहुत सारी मात्रा में बनते हैं, लेकिन जो मादा युग्मक है वो बहुत कम होता है। आगे देखिए, कह रहा है निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन के बाद की घटनाएं। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्च ही युग्मनज का निर्माण होता है, यद्यपि निषेचन पश्च घटनाएं कहलाती हैं। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। बाह्य निषेचन करने वाले सभी जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम प्रायः जल में होता है, जबकि आंतरिक निषेचन होता है, जब जिन जीवों में आंतरिक निषेचन होता है उनमें शरीर के भीतर ही युग्मनज की संरचना बनती है ना। युग्मनज जो है देखिए, अगर निषेचन बाह्य हुआ है तो बाह्य होगा और आंतरिक हुआ तो आंतरिक बनेगा। बस इतने से ही बात को ये बताने का प्रयत्न कर रहा है। युग्मनज के आगे विकास जीव अपने जीवन चक्र तथा वहां के पर्यावरण स्थिति पर निर्भर करता है। फंजाई एवं शैवाल से संबद्ध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति विकसित करते हैं तथा उनके शुष्कन की क्षति की रक्षा करते हैं, यानी कि वो सूख न जाए इसी की वो रक्षा करते हैं। यह अंकुरण से पूर्व काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं, वैसे ही पड़े रहते हैं। ऐसा द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रता विभाजित होते हैं तथा आगुणित अंडाणु का निर्माण करते हैं, जो आगुणित वष्टि के रूप से वृद्धि करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस बात को समझिए। कह रहा है आगे देखिए, युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच महत्वपूर्ण की कड़ी है। ठीक है ना, युग्मनज बनती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो अगर यहाँ से युग्मनज के बारे में ये बात पूछा जाए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो आप इस बात को सदैव ही बताएंगे कि युग्मनज कहते हैं, जो निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनक जीव यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एकल कोशिका यानी कि युग्मनज से करता है। तो यहाँ पे युग्मनज के निर्माण की बात बता रहा है। आगे देखिए, भ्रूणोद्भव।
भ्रूणोद्भव पढ़ने का प्रयास करेंगे। भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन यानी कि समसूत्रण तथा कोशिका विभेदीकरण कई करण से गुजरता है। कई प्रकार की कोशिकाएं बनती है। भ्रूण विकास के दौरान जहां कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह में निश्चित रूपांतरण से होकर विशिष्टीकृत ऊतकों अथवा अंगों की रचना करती है। तो आप यहाँ पर सभी प्रक्रियाओं को याद रखिएगा कि निषेचन के बाद कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, निषेचन से पहले कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सभी को आप याद रखिएगा। जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन तथा विभेदीकरण की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। प्राणियों में अंडप्रजक तथा सजीव प्रजक, देखिए प्राणी दो प्रकार के होते हैं, एक अंडप्रजक, दूसरे सजीव प्रजक, ठीक है ना, विविपैरस यानी और अंडप्रजक ओविपैरस, इस प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है ना। कह रहा श्रेणियों में विभक्त किया जाता है जो इस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज में मादा जनक के शरीर के अंदर विकास की क्रिया अथवा भीतर अथवा उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडे के द्वारा हुआ है। शिशु के रूप में प्रसव से जन्म हुआ है। अंडप्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग में आने वाले पक्षी आदि के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंडे देते हैं, जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन द्वारा शिशु को जन्म देते हैं। जबकि दूसरी ओर जो सजीव प्रजक जीव होते हैं, अधिकतर स्तनधारी जिसमें मानव शामिल है, मानव जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है तथा एक निश्चित अवधि के बाद विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा जीव प्रसव के द्वारा पैदा किए जाते हैं। ठीक है ना। जो जीव होते हैं वो प्रसव के द्वारा पैदा किए जाते हैं। भ्रूणीय सही देखभाल तथा संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों के उत्तरजीविता रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं ना, यानी कि इन्हें उचित माध्यम प्रदान किया जाता है। पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर सब क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। क्या आप ऐसे पादप का नाम बताइए जिसमें बाह्य दल पुष्प में जुड़े रहते हैं? बहुत सारे में जुड़े रहते हैं, जैसे आप बैगन देख सकते हैं। ठीक है ना, बाह्य दल। देखिए, यद्यपि स्त्रीकेसर पादप से जुड़ा रहता है, युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित होता रहता है। अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है, आगे चल करके फल भित्ति का निर्माण कहता है। तो हम फल की परिभाषा ही आप तो जानते हैं कि पके हुए अंडाशय को ही फल कहते हैं। इसी प्रकार कह रहा है जो फल भित्ति होता है, पेरिकार, कभी कभी पेरिकार भी खाया ही जाता है। फल भित्ति, इसका कार्य फल को सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है ना। विकिरण के पश्चात जीव अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित होते हैं तथा नए पादप को जन्म देते हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के बीज को दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ फलों की किस्में तथा बीजों से संरचित फल वृद्धि को दिखाया गया है। अलग अलग प्रकार के बीज, ये देखिए अंदर में ये जो बीज स्पोर दिखाया गया है, ये इसका पेरिकार्प है, और ये ऊपर की ये साइड ये फल भित्ति है। ठीक है ना, फल भित्ति, और इसके अंदर ये जो भरा हुआ ये गूदेदार संरचना, इसी को खाया जाता है। इसी को हम मुख्यतः फल कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि आगे चल कर के आपको पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ाया जाए। यहाँ से इस बात को स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर या अप्रश्नोत्तर को भी यहाँ पर अपलोड करूँगा और नीट से संबंधित सभी प्रश्नों को भी अपलोड करने का प्रयत्न करूँगा। आप मेरे इस चैनल को लाइक कर दें, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने उन सभी सहपाठियों को शेयर करें जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं। धन्यवाद।